जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज जो कुछ भी आपको बताएंगे वो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल, मिसाल, जैसे कि वाकया रोज़ सुनाया जाता है, तो आज का एक वाकया भी सुने कि एक शख्स मरीज़ था और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाके उसने एक अजीब सी कंप्लेन की। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे उंगली रखता हूँ तो दर्द होता है, यहाँ पे उंगली रखता हूँ तो दर्द होता है, यहाँ पे उंगली रखता हूँ फिर दर्द होता है, पेट के ऊपर उंगली रखता हूँ तो फिर दर्द होता है। तो डॉक्टर ने फिर उसको ज़ाहिर पेन किलर्स देने शुरू कर दिए। एक पेन किलर, उसके बाद पूछा कि क्या को फ़र्क पड़ा है, उसने कहा नहीं फ़र्क पड़ा। दूसरा पेन किलर, नहीं फ़र्क पड़ा। तीसरा पेन किलर, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हर बार वो मरीज़ आता था, कहता था जिसको हाथ लगाता हूँ वहाँ पे दर्द होता है। तो अब वो पहले दिल के ऊपर हाथ रखता था तो दिल के ऊपर दर्द होता था, दिल की दवाइयाँ लेता रहा। बाजू पे हाथ रखता था, बाजू में दर्द होता था तो फिर बाजू की दवाइयां लेता रहा। पेट के ऊपर हाथ रखता था तो पेट के ऊपर से या पेट के अंदर से दर्द होता था तो वो पेट की दवाइयां लेता रहा। जब सारी दवाइयां डॉक्टर ने चेक कर ली तो एक दिन डॉक्टर ने कहा कि यार ये मसला क्या है, मैंने तो सारी दवाइयां चेक कर ली हैं, कोई दवा भी तुम्हें सूट नहीं कर रही, तो अब वजह क्या हो सकती है? और वो खुद भी दवाइयां खा खा के पूरा केमिस्ट की दुकान बन गया था। तो अल्टीमेटली डॉक्टर ने एक दिन कहा, जरा उंगली तो दिखाओ। तो उसने उंगली दिखाई। उसने जब उंगली का मुआयना किया तो पता ही चला कि उसकी उंगली टूटी हुई थी। लिहाजा मसला यहाँ नहीं था, मसला यहाँ नहीं था, मसला यहाँ नहीं था, मसला यहाँ पे भी नहीं था, मसला यहाँ पे भी नहीं था, मसला सिर्फ उंगली का था। लिहाजा डॉक्टर ने फिर उसकी उंगली का इलाज कर दिया। जब उंगली का इलाज किया तो हर जगह से दर्द आने खत्म हो गए, बंद हो गए। अब ये जो मिसाल है, ये आज के दो मौजूआत हैं, उनके साथ बड़ी फिटन होती है। एक इंटरनेशनल मौजू है और वो मौजू है ईरान से रिलेटेड। आज फिर ईरान ने दो ऐसे कदम उठाए हैं जिसने इसराइल को डरा दिया, बल्कि अमेरिका को भी डरा दिया है। और दोनों अब ये कह रहे हैं कि ईरान को रोकेंगे, और अगर ईरान को ना रोका गया तो आने वाले दिनों में ईरान पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अब ये एक उंगली है जिससे इसराइल भी घबरा रहा है, ईरान भी घबरा रहा है, और साथ साथ अमेरिका भी घबरा रहा है, और इसके साथ साथ पूरा यूरोप भी घबरा रहा है। ईरान क्यों घबरा रहा है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ईरान को आखिर क्या घबराहट है। जब उंगली इसकी है तो फिर इसको मसला क्या है। लेकिन बहरहाल इसके अंदर इसराइल घबरा रहा है, अमेरिका घबरा रहा है, यूरोप घबरा रहा है, थोड़ा सा ईरान भी घबरा रहा है कि कहीं ये मसला ज़्यादा फैल ना जाए। और इसके साथ साथ जो दूसरा इशू है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इंकशाफ किया है कि मुझे कहा गया था जी कि हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन हाउस तब्दीली कर देते हैं, तो आप हमें हमारा साथ दें। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये जो क्लेम है उसने पार्टी को हिला के रख दिया, बल्कि पार्टी थोड़ी सी यरकी हुई है। पार्टी को महसूस ये हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि खैबर पख्तूनख्वा भी हमारे हाथ से निकल जाए। इसीलिए आज पार्लिमानी पार्टियां जितनी हैं पीटीआई की, उन सब का एक मुश्तरका इजलास हुआ है और उसके अंदर बड़ी खौफनाक किस्म की लड़ाई हुई, खौफनाक किस्म की तनकीद भी हुई। और किस किस के ऊपर तनकीद हुई, ये भी एक उंगली है जिसके अंदर दर्द है। और सब जब तक इस उंगली के दर्द का इलाज नहीं करेंगे, इसी तरह कभी इन्हें अडयाला जेल से दर्द होता रहेगा, कभी लाहौर की कोट लखपत जेल से दर्द उठता रहेगा, कभी पार्टी की जो क़यादत है उसके अंदर से दर्द उठता रहेगा, कभी पार्लियामेंट हाउस के अंदर से दर्द उठता रहेगा। मसला सिर्फ उंगली के अंदर है। क्या है ये पूरी डिटेल हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे, लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले आज की जो हेडलाइंस है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। एक तो इसराइल ने दुहाई देना शुरू कर दी है कि ईरान को रोकें। किसको दुहाई दे रहा है और ईरान ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है? कौन से आज दो ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से इसराइल और अमेरिका दोनों परेशान है? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और गणापुर साहब के ऊपर इल्जाम लग गया कि उन्होंने 11 करोड़ रुपए के बिस्किट खा दिए हैं। 11 करोड़ रुपए के बिस्किट खा गया एक बंदा, कैसे हो सकता है? ये भी एक मौजज़ा है, रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक बंदा 11 करोड़ के बिस्किट खा गया हो। आखिर गंडापुर साहब ने ये बिस्किट खाए कैसे हैं, पूरी डिटेल के साथ आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और आज भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाकया हुआ और ये ज़्यादा खौफनाक वाकया था, और इसके अंदर एक सरकारी, बल्कि एक नहीं ज़्यादा सरकारी अफसर शहीद हो गए। तो ये कहाँ से हमले हो रहे हैं, क्यों हमले हो रहे हैं, और अल्टीमेटली इनका नतीजा क्या निकलेगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इंडिया को एक और मार पड़ गई, और ज़्यादा खौफनाक मार पड़ गई इंडिया को। नहीं उसका ख्याल था कि यहाँ से भी उसे मार पड़ेगी, कहाँ से पड़ी ये भी इसी व्लॉग में आप मुलाजा करेंगे। गजा में जंगबंदी हो रही है और एक बड़ी खबर आ गई है, 60 दिन के लिए जंगबंदी हो रही है, और इसमें मिस्र और कतर का भी किरदार है। क्या किरदार है, इसी व्लॉग में आपको पूरी डिटेल के साथ हम बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास के अंदर जो लड़ाई हुई उसकी डिटेल भी आपको इसी व्लॉग में बताई जाएगी। लेकिन
वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें खैर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं और साथ ही हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है। अगर आप ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे एक लिंक है, उस लिंक को टच कीजिए ताकि ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलती रहें। तो हम सबसे पहले जो मेन खबरें हैं उसकी तरफ आते हैं, क्योंकि मेन खबरें ये नहीं है जो दो बड़ी खबरें जिसके साथ उंगली का ताल्लुक है, उसके बजाय कुछ और खबरें हैं जो पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को हिला रही हैं। आज बाजोड़ के इलाके सदीकाबाद के अंदर एक धमाका हुआ है और उसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अफराद शहीद हो गए हैं, 11 उसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये फाटक मेला ग्राउंड है और वहाँ पर इनके ऊपर बाकायदा हमला हुआ है और ये नावागोई का इलाका है और इसमें फैसल इस्माइल साहब जो थे वो असिस्टेंट कमिश्नर है, साथ उनके तहसीलदार हैं। और ये नावागोई इलाके का नाम है, याद रखिएगा ये, क्योंकि बाजोड़ इलाके, बाजोड़ की जो एजेंसी है या जो अब ज़िला बाजोड़ है उसके अंदर नावागोई का इलाका है और वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर होता है। और एक तहसीलदार जो है वो भी शहीद हो गए और 2 पुलिस एहलकार जो उनकी हिफाजत पे मामूर थे वो भी शहीद हो गए हैं। बड़ा वाक़या है और इससे बहुत ज़्यादा वफाक के अंदर एक इस वक्त खौफ भी पाया जाता है और साथ साथ एक तशवीश भी पाई जाती है। तो वज़ीर साहब ने आज खुद इस वाक़े का नोटिस लिया है और साथ प्रेसिडेंट साहब ने भी लिया है और जो शोहदा हैं उनके साथ ज़ाहिर इज़हार मोहब्बत भी किया गया है, इज़हार अक़ीदत भी किया गया है, उनकी फैमिली से ताज़ियत भी की गई और साथ ये फैसला हुआ है कि इस किस्म के जो इक़दामात हैं उसकी मज़ीद गुंजाइश नहीं है। तो ये फ़ैसला किया गया है कि अफ़गानिस्तान को दोबारा नोटिस दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप इस किस्म के वाक़यात का तदारक करें, वरना फिर ऐसे ही वाक़यात काबुल के अंदर होना शुरू हो जाएंगे या अफ़गानिस्तान के अंदर होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप हमें ना कहिएगा। अब क्योंकि अगर आप जाएं अफ़गानिस्तान के अंदर तो वहाँ से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि जिससे वहाँ मौजूद जो टीटीपी के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे लगता है ये इसी परेशानी का नतीजा है कि उन्होंने अपने हमलों में इजाफा कर दिया और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो टीटीपी के लोग हैं उनसे असलहा वापस लेना शुरू कर दिया अफ़गान गवर्नमेंट ने और इसके साथ साथ जो वहाँ पे कमांडर हैं वो पुरअसरार तरीके से मरते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पे बहुत सी एजेंसियाँ हैं जो काम कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे उन सबको रास्ते से हटा रही हैं। अब ये रास्ते से हटते चले जा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि सारे लीडर गायब हो जाएँ तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान के ऊपर भरपूर हमले किए जाएँ। ये उस पॉलिसी का नतीजा है। अब पाकिस्तान की तरफ से जो पेच कसे जा रहे हैं अनकरीब आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का ज़्यादा बेहतर दोस्त साबित होगा आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की को इम्प्लीमेंट करते हुए 74 जो स्पेशल सीट्स थी जिनके अंदर ख़वातीन की सीट्स भी हैं और अक़लीतों की सीट्स भी हैं वो बहाल कर दी। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले ये जो सीट्स थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम था कि हमारी हैं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़रिए उन्होंने ये एक क्लेम किया था कि हम क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए हैं तो ये हमारी पार्टी है तो उसको सीट्स दी जाएं। और उसके अंदर कन्फ्यूजन थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, कुछ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर्स हैं। तो उस वजह से ये कन्फ्यूजन आया और लेकिन उस कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, MKM में और JUI के अंदर ये सीटें तकसीम कर दी थी और अपोजिशन से ये सीटें ले ली गई थी। उसके बाद ये केस इलेक्शन कमीशन में चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलता रहा, पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी आया। बिल आखिर आइनी बेंच ने फैसला कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने जो 74 या 77 सीटें जो अपोजिशन से ले के गवर्नमेंट को इत्तेहाद को दी थी उस फैसले को बहाल कर दिया। तो इस फैसले की बहाली के साथ ही 74 सीटें जो हैं वो आज इलेक्शन कमीशन ने अलाट कर दी हैं और ये पहले से अलाटेड थी, उनको दोबारा क्योंकि रोक दिया गया था, साकत कर दिया गया, तो अब उसको अनडू करके ये दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI के हवाले कर दी गई हैं। तो इससे ज़ाहिर सूबाई जो असम्बलीज़ हैं उनके अंदर भी इजाफा हो गया है सरकारी और हुकूमती इत्तेहाद की सीटों में और साथ साथ वफाक के अंदर भी इनकी सीटों में इजाफा हो गया। और इसको अगर थोड़ा ज़्यादा डिटेल के अंदर जाके हम देखें तो पता ये चलता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ गेम ऑलमोस्ट पलट गई है, वहाँ पे जो अपोजिशन है वो बहुत तगड़ी हो गई है
उसकी सीटें जो है 52 के करीब हो गई हैं, क्योंकि अगर वहाँ जाके देखें तो 21 ख़वातीन की सीटें हैं और 4 अक़लीती सीटें हैं, और ये जो सीट्स हैं 25 सीटें हैं जो अपोजिशन को मिल गई हैं, जिसमें JUI जो है उसकी अब 19 हो गई हैं, और साथ साथ ख़वातीन की सीटों को मिलाया जाए और 7 अक़लीती सीटों को मिलाया जाए तो JUI को इसमें 10 सीटें और मिली हैं, जिसके बाद उनकी सीटें 19 हो गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मज़ीद 16 सीटें मिल गई हैं, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको 6 सीटें मिल गई हैं, और इस तरह उनकी कुल तादाद जो है 6 होगी। तो ये अगर मिला लिया जाए तो 52 अपोजिशन की सीट्स हो गई हैं, जो ज़ाहिर है फिर अपोजिशन वहाँ पे बड़ी तगड़ी होगी। और इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठना शुरू हो गया है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तब्दीली हो सकती, इन हाउस तब्दीली हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इंकशाफ किया है कि मेरे पास कुछ लोग आए थे और उन्होंने मुझे तजावीज़ दी थी कि अगर आप हमारा साथ दें तो हम गंडापुर साहब को फ़ारग करके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी गवर्नमेंट ला सकते हैं, और ये अपोजिशन की गवर्नमेंट होगी, और उसके बाद जो PTI है वो वहाँ पे अक़लियत में चली जाएगी और वो अपोजिशन होगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब की जो बहनें उनको मैसेज दिया कि मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा जी मैं किसी किस्म की इन हाउस तब्दीली में शरीक नहीं होऊंगा, अब मेरा इस सारे मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो मौलाना ने एक मैसेज इमरान खान साहब को पहुंचा दिया है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं जो फ़रीक़ सानी है यानी गवर्नमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा। लेकिन इसके बावजूद ये ज़हन में रखें कि वहाँ पे कोई ना कोई तब्दीली इस वक्त आ रही है, और ये जो तब्दीली है इसी वजह से आज इस्लामाबाद के अंदर इजलास हुआ, और इस इजलास के अंदर जो PTI हैं उसके सारे ग्रुप वहाँ पे मौजूद थे, पार्लिमानी पार्टी जितनी है उनकी सूबों के अंदर भी वो भी वहाँ पे मौजूद थी। तो एक बड़ा जलसा हुआ है, और वहाँ पे बाकायदा टैं पटास हुई जिसको पंजाबी में कहते हैं। वहाँ पे गंडापुर साहब के साथ कोई बड़ा अच्छा सलूक नहीं हुआ। लोगों ने पूछा, बल्कि शाहिद खटक साहब हैं, एक है बड़े वोकल हैं MNA, और उन्होंने पूछा कि बताएं जी कि गंडापुर साहब को जब रोका था बानी PTI ने कि आपने बजट पास नहीं करना, तो गंडापुर साहब ने पास क्यों किया, तो वहाँ गंडापुर साहब को जवाब देना पड़ गया। तकरीर उन्होंने बड़ी लंबी की गंडापुर साहब ने जवाब में, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, मैं इमरान खान साहब को छुड़ा के लेके आऊँगा, इमरान खान साहब के लिए मेरी जान भी हाजिर है, और जो मेरा लीडर कहता है मैं उसके मुताबिक ही चलता हूँ, और मैंने उससे पहले भी उनके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अनकरीब मैं आपको इमरान खान को बाहर ला के दिखाऊंगा वगैरह वगैरह। और साथ ही वहाँ पे सलमान अकबर राजा साहब के ऊपर एतराज़ किया गया कि जब हमने फैसला किया था कि हमने बजट पास कर लेना है, यानी कौमी असम्बली के बजट की बात कर रहे हैं, तो फिर सलमान अकबर राजा साहब ने उसके ऊपर ट्वीट क्यों कर दी, और ये किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, और पार्टी का बयानिया कौन बना रहा है और कौन इसके ऊपर मामलात को आगे बढ़ा रहा है, कौन इसके ऊपर शोर कर रहा है, कौन सोशल मीडिया को चला रहा है। तो इसके ऊपर भी बहुत एतराज़ किया गया, जिससे सलमान अकबर राजा साहब ने भी जवाब दिया। फिर अहमद डोगर साहब जो थे उन्होंने भी बात की, और उन्होंने बल्कि शाहिद खटक साहब को सेकंड किया। उन्होंने कहा जी बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, हमें ये फैसला करना है कि इस पार्टी को चलाना किसने है। साथ ही अहमद डोगर साहब ने लाहौर में जो उनके 5 अरकान हैं, जो ज़ाहिर है बड़े अरकान हैं और बड़े कमिटेड अरकान हैं, उनका जो ख़त था वो भी पढ़ के सुनाया और कहा कि जी ये बात दुरुस्त कर रहे हैं, हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, हमको वॉरियर्स नहीं हैं। और उन्होंने कहा जी यहाँ पे कोई मोलाजट नहीं चल रहा कि हम गंडासा लेके बाहर निकलें, हम सियासी जमात हैं और सियासी जमात को मुज़ाकरात करने चाहिए। तो उससे ज़्यादा एक कंसेंसस डेवलप हो गया कि किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट के साथ या फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, ये दरवाज़ा खोलना चाहिए, और अगर ये दरवाज़ा नहीं खुलता तो फिर हमारे लिए मसाइल में इजाफा हो जाएगा। साथ ही अलीमा खान साहबा और जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनके ऊपर भी एतराज़ किया। लोगों ने कहा कि क्या उनका कोई पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, अगर है तो फिर वो पॉलिटिकल नैरेटिव क्यों दे रही हैं, फिर वो सियासी बयानिया क्यों उनकी तरफ से जारी होता है, और फिर उसको क्यों बढ़ाया जाता है और पढ़ाया जाता है। तो या तो वो सियासी दायरे में आए, और अगर वो सियासी दायरे में नहीं आ रही तो फिर वो जो कुछ कर रही हैं या जो कुछ कह रही हैं उनको रोका जाए। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुझे लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं हिली हुई है, उसको ये महसूस हो रहा है कि मसला यहाँ यहाँ या यहाँ या यहाँ नहीं है, हमारी उंगली में है। जब तक हम इसका इलाज नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें यह दर्द होते रहेंगे। और अब उंगली का मसला क्या है, उसका बड़ा ही सिंपल मसला है कि आपने उस ताकत के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया है, उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया जो आपको लेकर आई थी। अगर इस्टेब्लिशमेंट ना होती तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनती भी ना,
और ना ही वो यहाँ तक पहुँचती। अब अगर वो बन गई है, फिर वो चल गई है, फिर उसकी गवर्नमेंट बन गई है, फिर वो यहाँ तक पहुँची हुई है, तो ये सारा मुकाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ही हासिल किया गया था, बल्कि उनके कंधों पर बैठ के इमरान खान साहब और ये पार्टी यहाँ तक आई। इस वक्त जो बोल रहे हैं और जो एतराज़ कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने की बात भी कर रहे हैं, इनमें से आप यकीन करें कि 80% बल्कि 85% लोग वो हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट इस पार्टी में लेकर आई थे। और जब आपको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है तो अब अगर आप उसके खिलाफ बात करेंगे तो फिर मसले तो बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपनी उंगली का इलाज करना पड़ेगा, और इलाज यही है कि आप सियासत के मरकज़ी धारे में आएँ, आप गवर्नमेंट के साथ बैठें, सियासी इत्तेहाद करें, सियासी डायलॉग करें, कुछ सियासी एजेंडा तय करें, और उसके बाद फिर आप एक पुरअमन तरीके से आगे बढ़ें। अगर आप बज़ोर बाजू और अडियाला जेल की दीवारें तोड़ के, गेट तोड़ के बाहर आना चाहेंगे तो आपको ये चीज़ सूट भी नहीं करती और ना ही आपको इजाज़त दी जाएगी। तो बेहतर वही है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि जनाब हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, मुज़ाकरात के अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप मुज़ाकरात की तरफ जाएं। इसके साथ साथ जनाब आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की, उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि गज़ा में 60 दिन की जंग बंदी के लिए इसराइल तैयार हो गया। उन्होंने कहा जी इसराइली जो ज़ोमा हैं, हुकाम हैं, उनसे मेरी बात हुई है, पहले डायलॉग हुए हैं, और उस डायलॉग में इसराइली जो अथॉरिटीज़ हैं वो तैयार हो गई है कि 60 दिन के लिए गज़ा के अंदर जंग बंदी हो सकती है। और साथ उन्होंने कहा कतर और मिस्र ने इसके अंदर बड़ा मेन किरदार अदा किया है। अब ये दोनों मुल्क जो हैं वो इसराइल के साथ डायलॉग करेंगे और उसके बाद ये हमास को भी कायल करेंगे, और हमास अगर कायल हो गया तो फिर 60 दिन के लिए गज़ा के अंदर मुकम्मल जंग बंदी होगी, और ये बहुत फ़ायदा मंद है पूरे खित्ते के लिए। और अगर ये जंग बंदी नहीं होती तो फिर आने वाले दिनों में गज़ा के लिए बहुत ही बुरी खबरें हैं, क्योंकि फिर गज़ा स्टेबल नहीं हो सकेगा। मेरा ख्याल ये है कि ये अच्छी शुरुआत हैं और इसे ग्रैब करना चाहिए हमास को भी और बाकी सब लोगों को भी, क्योंकि ये मसला हल होना चाहिए। गज़ा के अंदर वाकई एक इंसानी अलमिया ने जन्म लिया हुआ है, वहाँ पे बच्चों को खुराक नहीं मिल रही, अस्पताल वो ख़त्म हो गए हैं, और इसके साथ साथ जो बाहर से इमदाद जाती है वो अगर बहरी रास्ते से भी जाती है तो इसराइली उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो साथ साथ ज़ाहिर बमबारी भी वहाँ पे हो रही है। तो बेहतर ये है कि इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, यही आने वाले दिनों में फ़ायदा मंद साबित होगा। वरना अगर अमन ना हुआ तो फिर गज़ा के जो बचे कुचे मुसलमान हैं उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, जो इंतहाई अफसोसनाक होगा। इसके साथ साथ क्वाड ग्रुप है एक, ये क्वाड ग्रुप में 4 मुल्क हैं, अमेरिका है, इंडिया है, जापान है और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया है। इनके वज़राए ख़ारजा का एक उनकी मीटिंग हुई है, वाशिंगटन में हुई है, और इसके अंदर इंडिया ने बड़ी कोशिश की गई कि पहलगाम का जो वाक़या है उसके ऊपर करारदाद मंजूर हो, उसकी मजम्मत की जाए और इस मजम्मत में पाकिस्तान का नाम दिया जाए। मजम्मत बहरहाल होगी है, और क्वाड ग्रुप ने तस्लीम किया है कि पहलगाम का वाक़या अफसोसनाक है और दहशतगर्दों को सज़ा होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं आया। ना ऑस्ट्रेलिया तैयार हुआ है, ना अमेरिका तैयार हुआ है, और ना ही इसमें जापान तैयार हुआ है कि हम पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। इंडिया वहाँ पे वावेला करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। मजम्मत ज़रूर की है लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं आया। तो इंडिया को आज एक बार फिर शिकस्त होगी। वहाँ पे जयशंकर साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया, बल्कि उन्होंने खिताब भी किया, और उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी में ट्रंप का कोई किरदार नहीं था। उनका ये कहना था कि जनाब ये जेडी वैंस ने जब फ़ोन किया था तो मैं नरेंद्र मोदी के पास मौजूद था और मैं वो कॉल सुन रहा था। जेडी वैंस की तरफ से किसी किस्म का कोई ट्रेड का या फिर इस जो जंग बंदी है और जो जिस तरह कहा गया है पाकिस्तान के बिहाफ पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, उसका कोई जिक्र वहाँ पे नहीं हुआ। तो उसने कहा जी ना तो हमने अमेरिका के कहने पे जंग बंद की है, ये पाकिस्तान के कहने पे जंग बंद हुई है, और इसके अंदर अमेरिका की कोई सालसी नहीं है, और ना ही कश्मीर का कोई जिक्र हुआ है, ना ही हम कश्मीर के ऊपर को बात करेंगे। साथ साथ उसने कहा जी कि उसके बाद DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला हैं, उनका फ़ोन आया और उसके बाद फिर ये जंग बंदी हुई। तो इसके अंदर ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। तो उन्होंने ट्रंप को वाशिंगटन में बैक ही लताड़ दिया। अब मुझे लगता है कि ट्रंप की तरफ से एक और गुफ्तगू आएगी या फिर ट्वीट आएगी। ट्रंप भी पीछे नहीं हट रहे और साथ साथ इंडिया और मोदी भी नहीं पीछे हट रहा। इसके साथ साथ एक खबर कल से गर्दिश कर रही थी कि जो वज़ीर आला हाउस KP है उसके अंदर 11 करोड़ रुपए के बिस्किट खा गए हैं गंडापुर साहब। अब गंडापुर साहब ने उसकी वजाहत की है, सोशल मीडिया टीम के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं, उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि इस टाइप का जो रुझान है इसका मुकाबला करें, मैं कैसे 11 करोड़ रुपए के बिस्किट खा सकता हूँ। उन्होंने कहा जी वज़ीर आला हाउस जो है उसके अपने अखराजात हैं और 11 करोड़ के अखराजात हैं, और इसमें जो क्लास 4 के मुलाजमीन उनको खाना दिया जाता है।
और माजी में भी दिया जाता था, अब भी दिया जाता। साथ उन्होंने कहा जी वज़ीर आला पंजाब जो है उसका जो वज़ीर आला हाउस है उसका खर्चा 2 अरब रुपये है, और जो वज़ीर आला सिंध है उसका खर्चा, वज़ीर आला सिंध हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, उसका खर्चा 1 करोड़ रुपये है। केपी का जो केपी हाउस है उसका खर्चा सिर्फ 11 करोड़ रुपए है। तो आपको चाहिए कि आप इसका कंपैरिजन भी करें। मैं तो खुद कुछ भी नहीं खा रहा, मैं मुलाजमीन को खिला रहा हूँ। तो हो सकता है इनकी बात दुरुस्त हो, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आपने सरकारी मुलाजमीन को खाना देना है या रिहाइश देनी है तो फिर सब सरकारी मुलाजमीन के लिए खाना कर दें, ताकि तमाम जो सरकारी अफसर हैं, सरकारी दफातर हैं, उसके अंदर खाना पके, और क्लास 4 के मुलाजमीन हो या 5 के हो या 3 के हो या 2 के हो, वो वहाँ से खाना खाए। ये बड़ी ज़्यादती है कि जो बाकी सरकारी मुलाजमीन हैं वो दूसरे महकमों में बैठे हुए हैं, उनको खाना अपने घर से लाना पड़ता है, और क्योंकि वज़ीर आला हाउस में लोग आपकी खिदमत कर रहे हैं तो आपने सरकारी ख़जाने से उनको खाना देना शुरू कर दिया। ये रुझान भी ख़त्म होना चाहिए, या तो सारे सरकारी मुलाजमीन अपना खाना घर से लेके आएँ, या फिर सरकार तमाम सरकारी मुलाजमीन को खाना दे। दूसरा, गंडापुर साहब बड़े खुशहाल आदमी, उनको चाहिए कि अगर वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो जो सरकारी मुलाजमीन उनकी खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर की खिदमत कर रहे हैं ना जी, तो उनको खाना अपनी जेब से दे दिया करें, वहाँ पे लंगर बनाएं और सबको कहा करें कि ये खाना खाए और ये मेरी जेब से खाना जाएगा। तो आप सरकारी मुलाजमीन को जो आपकी खिदमत कर रहे हैं उनको सरकार से क्यों खाना दे रहे हैं? और यही ट्रेंड जो है, यही रुझान, यही फैसला तमाम चीफ मिनिस्टर हाउसेस में हो जाना चाहिए। ये बड़ी ज़्यादती है कि जो मुलाजम आपके पास हैं तो उनकी आप खिदमत कर रहे हैं, जो सरकारी मुलाजम दूसरी तरफ साइड पर बैठे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं, उन बेचारों को अपने घर से खाना लाना पड़ता है, और उनकी बेगमात को तकलीफ भी बहुत होती है, खाना बना के दे रही हैं और वो अपना टिफ़िन लेके जा रहे हैं, या फिर वो जो कंटीन है उसके अंदर से उन्हें खाना खाना पड़ रहा है। तो गंडापुर साहब को चाहिए कि थोड़ा सा मामले को बढ़ाएं, थोड़ा वसी करें, ताकि पूरी सरकार जो है ना इससे फ़ायदा उठा सके, बजाय इसके कि आप सिर्फ चीफ मिनिस्टर हाउस के जो लोग हैं उनको खाना खिलाते हैं। साथ उन्होंने कहा कि मैं एतराज़ किया गया है कि सवात के जो लोग थे, चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर जो है वो उनको बचाने के लिए क्यों नहीं गया। तो साथ उन्होंने कहा जी मैंने अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया आवाम के लिए, और मैं तो अब उसे इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। अब सवाल ये है कि अगर वो आवाम के लिए वक्फ किया हुआ है तो वो फिर आवाम को बचाने के लिए सवात के दरिया तक क्यों नहीं पहुँचा था। चीफ मिनिस्टर साहब को इसका जवाब भी देना चाहिए कि वहाँ लोग चीखते रहे, 1.5 घंटा वो इमदाद का इंतज़ार करते रहे, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब का जो हेलीकॉप्टर आवाम के लिए वक्फ है वो पता नहीं किस आवाम की खिदमत करता रहा। तो सवाल तो चीफ मिनिस्टर साहब से पूछे जाएंगे। आज की आखिरी स्टोरी जो ईरान से रिलेटेड है, 2 ईरान ने कदम उठाए हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एक खबर जो है वो बेसिकली इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है ये अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है, जो ज़ाहिर एक पानी का चैनल है, याद रखिएगा, जहाँ से सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और ईरान से रोज़ाना वहाँ से पेट्रोल आता है, और ये पेट्रोल आलमी मार्केट में जाता है। 21 मिलियन बैरल पेट्रोल वहाँ से रोज़ निकलता है। कितना? 2 करोड़ 10 लाख बैरल वहाँ से पेट्रोल निकलता है, और मैक्सिमम पेट्रोल जो चाइना की तरफ जाता है, मशरकी मुल्कों की तरफ जाता है। और अगर आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया जाए तो इस तेल की सप्लाई बंद हो सकती है, जो ज़ाहिर है बड़ा डिज़ास्टर है पूरी दुनिया के लिए। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने वहाँ आबनाए हुर्मुज़ के अंदर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं, बल्कि तैयारी कर ली है उसकी, और उसने अपने बहरी जहाज़ों के ऊपर ये आबदोज़ें, जो आबी आबदोज़ें हैं, यानी कि पानी के अंदर जाके ये सुरंगें, बारूदी सुरंगें, आबदोज़ें नहीं, मैं मज़ा चाहता हूँ, ये बेसिकली बारूदी सुरंगें हैं, और इसको बहरी जहाज़ों के ऊपर उन्होंने इन्हें लोड कर दिया था, और लोड करके ये उसको आबनाए हुर्मुज़ की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन सेटेलाइट से जब ये पता चल गया तो फिर ईरान को बताया गया कि आप ये हरकत बंद करें। अब एक कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन जो है वो इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से है कि पता नहीं ईरान ने वो अब जो बारूदी सुरंगें हैं वो वापस उतारी हैं, या फिर वो बहरी जहाज़ों पर अभी तक लोडेड हैं, और वो आबनाए हुर्मुज़ की तरफ चली गई या नहीं चलेगी। तो ये एक इशू इस वक्त बना हुआ है, और ये है खौफनाक। अगर ये ईरान ने वहाँ पे वाकई ही बारूदी सुरंगें वहाँ पे बिछा दी तो फिर आने वाले दिनों में बड़े मसाइल बढ़ जाएंगे, और ये आबनाए हुर्मुज़ जो है वो फिर सिक्योर नहीं रहेगी, और अमेरिका और इसराइल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, क्योंकि फिर उसके बाद उनके जहाज़ भी वहाँ पे दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ साथ ईरानी सदर ने आज IAEA से जो ताउन है उसे मुअत्तल कर दिया है। इनकी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था, और उसके अंदर उसने कहा था कि 222 अरकान ने इसके हक़ में वोट दिया था कि हमें IAEA से यानी NPT से निकल जाना चाहिए।
तो ईरानी सदर ने अब ऑर्डर जारी कर दिया और ईरानी सदर का ये कहना है कि हमने सुप्रीम काउंसिल से इसकी इजाज़त ले ली है। और साथ साथ उसने कहा जी कि हमने जो IAEA के सरबराह हैं, उनका नाम राफेल ग्रोसी है, उनके दाखिले पर भी पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया कि वो अब ईरान के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। और ये जो दोनों फैसले हैं, इसने इसराइल को और अमेरिका को हिला के रख दिया है। इसराइल दोबारा कह रहा है कि जी आप रोकें ईरान को, अमेरिका को कह रहा है कि आप ईरान को रोकें, ये आबनाए हुर्मुज़ के अंदर किसी तरीके से बारूदी सुरंगें ना बिछा सके। और जो IAEA को इसने किक आउट कर दिया है ईरान से, ये भी ख़तरनाक है क्योंकि ये फिर एटम बम बनाना चाहता है। तो इसराइल ने वावेला करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका को चाहिए कि वो आगे बढ़े। अमेरिका खुद बड़ा परेशान है कि अब अगर ये दोनों इक़दामात ईरान की तरफ से हो जाते हैं तो फिर कहाँ स्टैंड करेंगे हम। और साथ साथ यूरोप के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी फैली है, साथ ईरान भी परेशान है। और उसकी वजह यह है कि अगर ये प्रेशर दोबारा शुरू हो जाता है और दोबारा एक जंगी सूरत हाल हो जाती है तो फिर ईरान भी इसके अंदर शिकार होगा। तो ईरान के अंदर भी एक सेकंड थाट आ रही है कि हमें सरेदस इस किस्म के पंगों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का फैसला है और गवर्नमेंट का फैसला बड़ा तगड़ा है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका क्या बनता है। लेकिन बहरहाल आज ईरान ने 2 इश्यूज़ के ऊपर कदम उठा के पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। और ये ज़हन में रखें कि ईरान एक ऐसी उंगली है कि जिससे यूरोप के अंदर दर्द हो रहा है, अमेरिका के अंदर दर्द हो रहा है, और उस उंगली का नाम एटमी प्रोग्राम है। जब तक ईरान अपना एटमी प्रोग्राम मनसूख नहीं करता, उसे रोल बैक नहीं करता, उस वक्त तक इसराइल को उंगली के अंदर से तकलीफ़ होती रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ ईरान के एटमी प्रोग्राम से, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। इसराइल किसी भी इस्लामी मुल्क को तगड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।